हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है एक डाइपोल से। देखो, डाइपोल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कन्फिगरेशन होता है जिसमें दो चार्जेस होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक ये चार्ज हो गया, एक ये चार्ज हो गया, इन दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है, लेट्स से 2D सेपरेशन है, और ये इनका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होना चाहिए, तो इसको हम डाइपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो बड़े ही सिग्निफिकेंट पोजीशंस होती हैं जिस पॉइंट्स पे हम एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। पहला तो पोजीशन होता है एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है? जैसे ये डायग्राम है, इसी डायग्राम में लेट्स से दिस इज द सेंटर, और इसी एक्सिस के ऊपर ये डाइपोल की एक्सिस है ना, ये डाइपोल की एक्सिस है। इसी एक्सिस के ऊपर अगर मैं कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ P, सो इस P पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एक्सियल पॉइंट विच लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। क्या है? विच लाई ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्लियर होगी बात? तो पहले तो हम P पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, फिर एक और दूसरी लोकेशन होती है इक्वेटोरियल पॉइंट, उस पे भी बात करेंगे, और तीसरा फॉर्म होता है एक जनरल पॉइंट पे। तो आज के लेक्चर में हम एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये दोनों डेरिवेशंस सीखते हैं। चलिए, डायग्राम फिर से अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। तो मैं इसी में कोशिश करता हूँ कि लेट से कि सेंटर से लेके P पॉइंट तक की दूरी जो है वो R डिस्टेंस है, और जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है वो 2D है, राइट। तो ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट। इसका मतलब ये भी D होगा और ये भी क्या होगा? D सेपरेशन होगी। तो हमें डाइपोल की डेरिवेशन कैलकुलेट करते हुए सारी जो डिस्टेंस होंगे वो प्रॉपरली एस्टिमेट करने हैं। डेरिवेशन शुरू करने से पहले हमें कुछ लॉजिकली बातें कर लेनी चाहिए। सबसे पहले कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट इज़ अवे फ्रॉम द चार्ज, सो राइट साइड पे होगी, इस डायरेक्शन में होगी, है ना। और इस नेगेटिव चार्ज के कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लेफ्ट साइड पे होगी। अब P जो नेगेटिव चार्ज है वो P पॉइंट से दूरी पर है। इसका मतलब ये होगा कि जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का P पॉइंट पे, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा एज कम्पेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द पॉजिटिव चार्ज इज स्मॉलर, है ना। कि अगर कम डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा होगा। नेगेटिव जो चार्ज है उसका P पॉइंट से डिस्टेंस ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड P पॉइंट पे कम होगा। ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हुई राइट साइड पे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हुई लेफ्ट साइड पे, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे बनेगी दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहाँ पर आपको बना रहा हूँ कि ये हो गया बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी ये होगी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाएगा? के कौन सा चार्ज है? Q डिवाइडेड बाय, है ना, पॉइंट चार्ज की फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है B और P में? अगर हम B यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस देखें तो ये कितना होगा? देखो ये R है, R में से अगर मैं D को माइनस कर दूँ तो R माइनस D जो होगा वो ये डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ R माइनस D का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। आप चाहे लिख सकते हैं अवे फ्रॉम द चार्ज। और नेगेटिव का अगर मुझे कैलकुलेशन करना हो कि नेगेटिव के कारण कितना होगा, वो होगा KQ डिवाइडेड बाय R प्लस D का स्क्वायर, है ना, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टूवर्ड्स ए, है ना, अवे B से दूर की तरफ। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिख लिए दोनों चार्जेस के कारण। अब इनका हम जब वेक्टर सम करते हैं, अगर मैं एक्सियल लिखता हूँ यहाँ पर कि, तो फिर तो वैसा बेटा ऐसे लिखा जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पर वेक्टर लगाए हुए हैं। अगर मैं अब इनका मैग्नीट्यूड देखता हूँ
मैग्नीट्यूड की टर्म्स में अगर मैं बात करूँगा तो पॉजिटिव का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए पहले पॉजिटिव लिखा जाएगा, फिर माइनस, फिर नेगेटिव लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि इनकी डायरेक्शंस अपोजिट हैं, है ना। ये नेगेटिव और पॉजिटिव की डायरेक्शंस अपोजिट हैं, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ गया, मतलब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, अब इनका वैल्यू पुट कर देते हैं। इनका वैल्यू क्या है, ये है के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का स्क्वायर नेगेटिव के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस डी का स्क्वायर। सो एक्सियल के क्यू को कॉमन लिख लीजिए। जब आप कॉमन लिख लेते हैं तो ब्रैकेट में आर माइनस डी का स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस डी का स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। देन ई एक्सियल इक्वल्स टू, अब इस ब्रैकेट में जो टर्म है इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व की जाएगी बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आर प्लस डी होल स्क्वायर नेगेटिव आर नेगेटिव डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का स्क्वायर आर प्लस डी का स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही ईजी है, पेशेंस से ये कैलकुलेशन करिए। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ लगा देंगे, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। फिर माइनस, फिर क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया, है ना। तो डिवाइडेड बाय, अब देखो ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग जाएगी। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों के ऊपर स्क्वायर था, तो ऐसा हो गया इस तरह से। अब देखते हैं ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन आर स्क्वायर को नेगेटिव बना देगा, इस टर्म को पॉजिटिव बना देगा और इसको भी नेगेटिव बना देगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सियल पॉइंट पे के क्यू आर स्क्वायर प्लस 2rd प्लस डी स्क्वायर, ये जगह आर स्क्वायर प्लस 2rd और नेगेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर। इस तरह से देखो कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो सकती है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, सो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगा, देखो 2rd और 2rd, ये है ना 2rd और ये भी है 2rd, ये हो जाएगा 4rd, है ना। तो के क्यू 4rd डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह से। अब बेटा यहाँ पर जो P लिखा जाता है ना, जो P लिखा जाता है, अगर मैं P की बात करूँ तो P क्या होगा, ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग ये होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो ये P लिखा जाना था, है ना। तो Q2D की जगह P लिखेंगे, ये हो गया Q, ये D भी हो गया, तो यहाँ से 2 उठा लेंगे तो उसकी जगह P लिखा जाएगा, तो एक आ जाएगा 2kPr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर। इस तरह से हमने P की वैल्यू वेयर P इज इक्वल टू चार्ज इंटू 2D, ये वैल्यू की जगह Q2D की जगह हमने P पुट कर दिया है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट डाइपोल, कि जब हमें फाइनाइट वैल्यूज़ दे रखी हैं डाइपोल की तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब सम स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन क्या कहती है, स्पेशल कंडीशन कहती है कि इफ़, देखो D तो फिक्स है, R जो था वो था डिस्टेंस ऑफ द P पॉइंट, P पॉइंट कहीं भी पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। तो ये कहता है कि इफ़
d is much smaller than r, then d square upon r square approximately equals to 0। मतलब जब मैं आर स्क्वायर को, ये वाली कंडीशन अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करवाता हूँ तो ई एक्सियल क्या हो जाएगा बेटा, ई एक्सियल यहाँ पर हो जाएगा 2k/r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूँ अगर, तो ऊपर ऐसा आ जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बड़े बच्चे इस तरह का कॉमन लेने में थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। देखो ये जो आर स्क्वायर है ये तो बाहर आ गया है ना, तो ये जो स्क्वायर है ये उसके आर स्क्वायर के ऊपर भी आएगा है ना, तो ये स्क्वायर जो है, ये जो स्क्वायर है ये वाला स्क्वायर था और आर स्क्वायर सीधा सीधा यहाँ बाहर आ गया। ठीक है, तो 1 यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा, आर स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर को बाहर ले गए तो यहाँ 1 बचा, ये 1 बचा। अब डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू को मैं 0 पुट कर दूंगा है ना, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये सारी टर्म जो है ये 1 बन जाएगी। ठीक, और डिनोमिनेटर में बस क्या बचेगा, आर पावर 4। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2k/r डिवाइडेड बाई आर की पावर 4। अब यहाँ ऊपर r की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में r की पावर 4 है, ये कैंसिल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ई एक्सियल पॉइंट इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसको यूज़ किया जा सकता है। ये कब यूज़ करना है, ये वाली कंडीशन जब आपको लगता है कि ये वाली कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। अब दूसरा जो इसका रिजल्ट है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, उसको भी यहाँ हम देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम एक छोटी सी बात और देखेंगे, वो क्या होगी कि इस सिचुएशन में देखो ये डायग्राम था इसका, इस डायग्राम में आपने ये देखा कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेट्स से मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनाता हूँ, कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ई एक्सियल आया है ना, वो राइट साइड पे है। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसी थी, हमें याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि डाइपोल मूवमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो यहाँ भी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे आएगी, राइट साइड पे आएगी। मतलब जब भी आप एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डाइपोल मूवमेंट होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे है ना। देखो ये राइट साइड पे है और ये भी वेक्टर कैसा है, राइट साइड पे है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये नीट में इस लेवल तक का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना आसान। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एक्सियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल विद डाइपोल मूवमेंट। सो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विच लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पर नोट में लिख रहा हूँ, द एंगल बिटवीन the axial electric field and dipole moment is 0 degree, that is E vector axial and P vector lie along the same direction, ये हो गया बेटा, करेक्ट। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम दूसरे पॉइंट पे सीखते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट होता है ऑफ द डाइपोल, दैट इज द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, which lie on the
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। ठीक, चलिए पहले तो इसकी डायग्राम बना लेते हैं हम जल्दी से। इसकी डायग्राम कैसा होगा, लेट्स से ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये हो गया डाइपोल का एक्सिस। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता है, हम कितना ले रहे हैं, 2d ले रहे हैं। ये हो गया सेंटर, ये भी हो गया d, ये भी हो गया d। अब सेंटर के ऊपर जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, है ना, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्री है, तो इसके ऊपर एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट P, लेट्स से दिस इज पॉइंट P। तो P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है। ये R डिस्टेंस है, ये P पॉइंट है ना, ये इसको O मान लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज B के कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसका मतलब यहाँ से इस तरफ जाएगी, ऐसी होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो मैं E पॉजिटिव लिखूँगा, इसको E पॉजिटिव लिखूँगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण होगी टूवर्ड्स द चार्ज ना, टूवर्ड्स द चार्ज, तो ये होगा E नेगेटिव। एक और बात मानते हैं कि ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये भी एंगल सिमेट्रिकली देखेंगे तो डायग्राम तो थीटा होगा, है ना। और ये एक यहाँ पर ऐसा लाइन है। अब देखो कि इसको कैसे हम देख सकते हैं कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण के दो कंपोनेंट बनेंगे और नेगेटिव के भी यहाँ पर दो कंपोनेंट बनेंगे। ये एंगल भी पॉजिटिव होगा और वी कैन से दिस एंगल इज आल्सो थीटा, और ये वाला एंगल भी कैसा होगा, थीटा होगा। अगर आप देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे, अगेन पैरेलल लाइंस हैं तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, अब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट आएगा उसको मैं बना देता हूँ कि इधर जो कंपोनेंट आया पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का E पॉजिटिव, वो कंपोनेंट आएगा कॉस ऑफ थीटा का, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो कंपोनेंट आएगा इधर को वो क्या आएगा, E नेगेटिव कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि हमें पता है थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, और उसके परपेंडिकुलर वाला होगा E नेगेटिव साइन ऑफ थीटा। ये आ गया E नेगेटिव साइन ऑफ थीटा, और ऊपर को जो वेक्टर गया ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा E पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा। अब बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो E पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा है और E नेगेटिव साइन ऑफ थीटा है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये कैसे हैं, बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन। ये तो हमें दिख रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, बट इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, सेम इन मैग्नीट्यूड। क्यों मैग्नीट्यूड सेम होगा ये देखते हैं, क्योंकि ये चार्ज है, इस चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है। अब दोनों चार्जेस क्या हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, है ना। दोनों का चार्ज मैं अगर क्यू लिख दूँ, क्यू चार्जेस, तो दोनों का चार्जेस क्यों है ना। और ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये डिस्टेंस होगा r² प्लस d², और ये भी डिस्टेंस कितना होगा, r² प्लस d², है ना। P से लेके A डिस्टेंस और P से लेके B डिस्टेंस भी सेम है, तो हमने क्या देखा कि चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। सो जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा और P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, क्योंकि चार्जेस सेम हैं और डिस्टेंस भी सेम है। इसलिए मैंने लिखा सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो दे कैंसिल ईच अदर, कैंसिल
ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कि ये जो मैंने बात यहाँ पर आपको लिख दी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा कि जो ये साइन वाले कंपोनेंट्स हैं, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। और दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, ये वाला कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये क्या होंगे, ये सेम डायरेक्शन में है, अगेन इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है ना, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो ये ऐड अप होंगे। ये क्या होंगे, दे ऐड अप, ऐड, तो ये ऐड हो जाएंगे, जिसके कारण हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स अस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ठीक, तो ये हमारा थ्योरी था, जो बैकग्राउंड था, कंसेप्चुअल पार्ट था, वो हमने क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें सिर्फ ऐड करना है और इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। चलिए, सो E पॉजिटिव के कारण कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा लिखा गया ना। डायरेक्शंस आपको पता है, बी से पी की तरफ, अवे फ्रॉम, है ना, बी से पी की तरफ ये डायरेक्शन होगी। और ई नेगेटिव अगर मैं लिखता हूँ तो वो भी क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी से लेके ए की तरफ, है ना। तो आप देखोगे इनका मैग्नीट्यूड सेम आए, दैट इज मैग्नीट्यूड है जो पॉजिटिव का और नेगेटिव का वो सेम है, तो उसको मैं ई लिख रहा हूँ। और ई क्या लिख रहा हूँ, सिंपल के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसे लिख रहा हूँ। चलिए, अब टोटल या इक्विटोरियल का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखता हूँ तो वो क्या होगा, ई पॉजिटिव कॉस ऑफ थीटा प्लस ई नेगेटिव के कारण कॉस ऑफ थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई कॉस ऑफ थीटा। ई का वैल्यू कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और कॉस ऑफ थीटा, ये हो गया ई इक्विटोरियल का मैग्नीट्यूड। अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, वेयर कॉस ऑफ थीटा, अब हम डायग्राम से अगर देखते हैं कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, तो आप देखोगे बेटा, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, जैसे ये ट्रायंगल ले लेते हैं, तो कॉस थीटा कितना होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो गया, डी, हाइपोटेन्यूज हो गया ये, तो कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, बेस हो गया डी और हाइपोटेन्यूज हो गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस तरह से, है ना। या फिर आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2, ये भी लिख सकते हैं। चलिए, अब हम कॉस थीटा की वैल्यू को पुट करते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू को जब पुट करेंगे, 2kq डिवाइडेड बाय, कॉस थीटा की जगह डी आ गया, और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी तो पावर 1 थी पहले जो लिखा हुआ था, और अब जो ऐड आ रहा है कॉस थीटा से वो है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2। आप देखोगे ये टर्म जो है और ये टर्म जो है, ये क्या हो रही हैं, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेसिस जब सेम होते हैं तो पावर ऐड अप हो जाती हैं। तो 1 + 1/2 क्या होगा, 3/2, तो ये आ जाएगा 2kq डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। तो एक तो बेटा हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक, रिजल्ट, है ना, फाइनाइट। जब हमें फाइनाइट वैल्यूज़ दी होंगी आर और डी की, मतलब छोटी छोटी वैल्यूज़ दी होंगी, है ना, कि तो हम डायरेक्टली ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे। पी की टर्म में पी भी देख लेते हैं। पी क्या होता है ना, पी होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस 2d। तो यहाँ पर आप जब इसको इंट्रोड्यूस करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पी लिखी जाएगा। देखो चार्ज भी है 2d भी है, तो ये लिखा जाएगा kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2।
ऐसा भी रिजल्ट आप लिख सकते हो। ये हो गया। ठीक, अब अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ करते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या होगा इसका? स्पेशल केस में आप लिख सकते हैं कि अगर r बहुत बड़ा है, r इज़ मच ग्रेटर देन d, तो ऐसी सिचुएशन में हम d² बाई r² को अप्रॉक्सीमेटली 0 पुट कर सकते हैं। तो ये जब अप्रॉक्सीमेशन मैं यूज़ करता हूँ तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू KP डिवाइडेड बाई, अगेन r² मैं कॉमन लूँगा, r² लिया मैंने कॉमन, और इसकी पावर कितनी थी 3/2, पावर लिख दी मैंने। ठीक, फिर क्या बचेगा 1 प्लस d² बाई r² की पावर 3/2, ऐसा बचा। अब d² अपॉन r² को 0 पुट किया जा सकता है ना, तो ये सारी की सारी टर्म जो है ये क्या हो जाएगी 1 बन जाएगी। तो हमारे पास फाइनली यहाँ क्या बच रहा है KP डिवाइडेड बाई r³। सो अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करने के बाद जो मेरे पास रिज़ल्ट आया है वो है KP अपॉन r³, ये रिज़ल्ट आया है इक्वेटोरियल के केस में, है ना, रिज़ल्ट। अच्छा, तो इसमें भी एक नोट लिखा जा सकता है। नोट बेटा ये लिखना है कि जब ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था तो डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ था, है ना, और हमने ये एक P पॉइंट कंसीडर किया था, ऐसी सिचुएशन बनाई थी, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है E टोटल, इस डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट में। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट एंड द डाइपोल मोमेंट दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। सो E इक्वेटोरियल वेक्टर and dipole moment vector are always opposite in direction, that is theta equals to 180 डिग्री between them, है ना। पहले वाली केस में क्या था 0 था। दूसरा एक आप नोट याद रख सकते हो कि एक्सियल के केस में अप्रॉक्सीमेशंस के बाद आया था 2KP अपॉन r³, और इक्वेटोरियल के केस में आया है, इक्वेटोरियल के केस में आया है KP अपॉन r³, है ना। यहाँ से दो बातें सामने आई। एक तो ये बात आती है कि डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये भी बेटा बहुत पूछा जाता है नीट लेवल में। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है एक पॉइंट चार्ज के कारण 1/r³, 1/r², है ना, जिसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, लेकिन इस केस में 1/r³ है। जब आप इनको डिवाइड करते हो E एक्सियल डिवाइडेड बाय E इक्वेटोरियल, जब आप इनको डिवाइड करते हो तो ये क्या आएगा, ये ऐसा है 2KP अपॉन r³ और है KP अपॉन r³। अब ये टर्म्स देखो कैंसिल हो रही हैं, KP अपॉन r³, KP अपॉन r³, तो ये क्या बचा 2/1। तो ये भी सवाल बहुत बारी पूछा गया है कि इनकी रेशो बताओ क्या होगी, तो E एक्सियल रेशो E इक्वेटोरियल, जब आप नीट लेवल में ये क्वेश्चन देखोगे तो 2:1, है ना। ये भी एक अच्छा रिज़ल्ट है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। समटाइम्स डायरेक्टली हम ये रिज़ल्ट को यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन रखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी अप्रॉक्सीमेशन लगाने के बाद किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, उन दोनों में इक्वेटोरियल और एक्सियल में क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने लेके आऊँगा कि किसी एक जनरल पॉइंट पे, ये तो एक स्पेसिफिक पॉइंट्स थे ना, P पॉइंट जो था, किसी एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं एक डाइपोल के कारण। स्टे ट्यून्ड, न्यू टाइम्स सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।